तो जम्मू सूझिए। कश्मीर ऐसा विषय नहीं है, सेंसिटिव नहीं, विषय है, वाकई। इनको जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं पता है। ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता कह रहे नहीं, हैं पर ये रहते हैं वहां पर ना मोदी जी आलोक को, जी। अमित शाह जी को जम्मू ये कश्मीर का वही के क्या नहीं रहने पता। वाले हैं ना, तो मुझे लगता है कि चाहे नीलोफर जी हो चाहे अभिजीत जी हो, अरे भाई रहने वाले, तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि बिल्कुल उनको क्या पता, वो वहीं पर पले बढ़े हैं तो उनको मालूम होगा। लद्दाख की भूमि हुलर डिबेट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में 24 सीटों पर नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है और आज अभी तक टिकट बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा घमासान बीजेपी के अंदर मचा है। जैसे ही 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट आई, बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन, बयानबाजी, इस्तीफा सब शुरू हो गया। इसी बीच बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की नई सूची दी। एक उम्मीदवार की अलग से एक और सूची जारी हुई। पहले चरण के 24 में से 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए, लेकिन बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहा। अब तो जातिवार सीट की भी मांग उठने लगी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के साथ राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और बीजेपी प्रवक्ता के बीच हो गई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। एक झूठी पार्टी ने 10 वर्षों तक किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करके रखा, और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब जाकर चुनाव हुआ। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रैना साहब बोल रहे थे हमारी पार्टी इतनी बड़ी उतनी पार्टी और हमने बहुत विस्तार कर लिया। अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में 3 सीटों पर लोकसभा पर कैंडिडेट भी नहीं दे पाए थे ये, और आज वो कह रहे हैं कि साहब हमारी तो ये जो लिस्ट है ये आ गई है। अभी सुबह से तो एक लिस्ट चेंज हो ही चुकी है, और मेरे कोई साथी अभी जम्मू कश्मीर से आए हैं, मेरे पास बैठे हैं, उन्होंने मुझे कागज़ और दिया है, मैं वो वैसे तो नहीं दिखा सकता हूं। मुझे बताया गया कि 12 नाम और बदलने जा रही है बीजेपी। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो बीजेपी वाले बता रहे हैं, लेकिन अभी तक रात तक भी एक लिस्ट इनकी और चेंज होकर आएगी, और ये पार्टी पूरी तरह से अब यू टर्न पार्टी हो गई है। आज जिस तरह से परिवार के अंदर बखेड़ा खड़ा हो गया, इनके यहाँ सर फुटअव्वल हो रही है, मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि आप इस तरह से अपेक्षाएं दिखा देते हैं लोगों को। लेकिन एक कारण बहुत बड़ा ये भी है हर पार्टी में कि 10 साल से जब चुनाव नहीं होंगे तो वास्तव में टिकट मांगने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात आती है कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस की आपने बात की। अभी सलमान खुर्शीद साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि हमारा जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑन है, और बहुत जल्द कुछ 1-2 सीटों को लेकर जहां पर भी पेचीदगियां हैं, केवल सीट तय नहीं होती है, कैंडिडेट को भी देखा जाता है कि वहां पर अगर हमारा कैंडिडेट है तो कौन उसको सपोर्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, एनसी का कैंडिडेट है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी और सीईसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसने अपना सब काम करके अपनी फाइलें तैयार करके रखी हुई हैं, केवल एक अनाउंसमेंट की देरी है। लेकिन आज तय होगा कि बीजेपी जो धारा 370 पर पिछले 6-7 सालों से झूठ बोलती आ रही है, 5-6 साल से, उसका भी पर्दाफाश होगा। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हालत इन्होंने खराब की है ये भी देश देखेगा, और जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी कि क्या होना है। आपके सबसे बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर में रहे, गुलाम नबी आजाद, वो आज आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जोहेब मीर ने अभी ये कहा कि बहुत सारी पार्टियां वहां पर कश्मीर में खड़ी हो गई हैं, बीजेपी प्रॉक्सीज भी कहा जाता है। अब जब महबूबा मुफ्ती लड़ रही थी तो उनके अपने सामने भी, मतलब अब वो कुल जो कश्मीर के हिस्से की सीटें थी समूचे भारत में, यानी 543 में से केवल 3 वो सीटें थी जहां पर बीजेपी न खुद चुनाव लड़ी और न ही उसके कोई सहयोगी वहां से चुनाव लड़ा। तो वो दर्द भी समझ में आता है वहां पर। लेकिन ये बताइए कि आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से अपने आप को देख रही है, जब आपका सबसे बड़ा चेहरा वहां से निकल चुका है पार्टी से? देखिए, मुझे लगता है कि चेहरा भी पार्टी ही बनाती है, और पार्टी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, और पार्टी से दूर चले गए तो 2% वोट पर भी आ गए, तो पता चल गया होगा कि भाई कितना बड़ा चेहरा था और जनता कितना पसंद करती है। शायद उनको अब क्लियर हो गया होगा। पार्टी और पार्टी की नीतियां जम्मू कश्मीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं। संगीत रागी जी की बात पर मुझे हंसी आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन जब कन्विंस होता है तो चुनाव कराता है, इलेक्शन कमीशन कन्विंस ना हो तो चुनाव नहीं कराता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, और ऑर्डर था इसीलिए चुनाव हुआ है। और पूरी तरह से भाजपा ने जितना लिंगर ऑन कर सकते थे उतना लिंगर ऑन किया। हमने कभी डिलिमिटेशन का विरोध नहीं किया। हमने डिलिमिटेशन की जो तमाम प्रक्रिया थी और डिलिमिटेशन में जो अनियमितताएं थी, जो धांधली थी, जो घपलेबाजी बीजेपी की सरकार वहां पर कर रही थी, उसका जरूर विरोध किया। अब बात आती है कि भाई इसमें क्या होगा, कैसे होगा। मुद्दों पर चुनाव होगा। अगर 10 साल में ऐसा लगा होगा जम्मू कश्मीर की जनता ने कि केंद्र सरकार की जो सरकार वहां पर रही उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, आज इनको सब बुरे लग रहे हैं। अमित शाह जी भी 10-10 सवाल पूछ रहे हैं, 2 झंडे थे कि नहीं थे। मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई 2 झंडे जब 3.5 साल पीडीपी की सरकार थी तब थे कि नहीं थे, और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धारा 370 को मजबूत करने की बात थी कि नहीं थी।
आप कहते हैं भ्रष्टाचार, सतपाल मलिक के यहाँ तो आपने सीबीआई वाले ने पर आलोक जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ पर स्पष्ट चाहूंगी, 150 करोड़ की फाइल वाले 370 के विरुद्ध या उसके पक्ष में आपके हिसाब से यहाँ पर वोट डाले जाएंगे उसे, क्योंकि आपके साथी मांग रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं ये बात, या फिर आपको लगता है कि रूल या मिस रूल, गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस की बात होगी? दोनों चीजें हैं। आर्टिकल 370 के नाम पर जो लाल किले की प्राचीर से लेकर और स्टूडियो तक झूठ बोला गया, आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 बदलाव किए थे इन्होंने। ऑर्डिनेंस शायद किसी ने पढ़ा नहीं होगा, श्वेता जी आपने जरूर पढ़ा होगा, दर्शकों को जरूर बता के जाइएगा कितने पेज का ऑर्डिनेंस है वो। मुझे लगता है कि उस ऑर्डिनेंस को कोई भी पढ़ लेगा तो कहेगा बीजेपी किस तरह से बेवकूफ बना रही है दुनिया को। उसमें लिखा हुआ है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पहला चेंज है कि असेंबली की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा चेंज है 35A से रिलेटेड, 35A वर्ड भी नहीं है उसमें, 35A से रिलेटेड। फिर एक ऑर्डर आया कि 15 साल जब तक डोमिसाइल नहीं होगा जमीन नहीं खरीद सकेंगे आप। तो इस तरह के तो पहले 36 चेंज हुए। ये तो अमित शाह जी की भाषा है वहां संसद में खड़े होके। 2 प्रधानमंत्री होते थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर्स नहीं थी, तमाम चीजें थी वहां पर। इस तरह के बदलाव पहले भी होते रहे, लेकिन उसको केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। और वहां पर आज हम तो पूछ रहे हैं उड़ान जैसी कोई योजना आई हो, 5000 लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वैली में नौकरियां दी गई थी, उनका क्या हुआ? वो कितने वापस आ गए? 6 साल के शासनकाल में 3 साल इंटरनेट बंद रहा, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपका गवर्नेंस बहुत अच्छा है। आज सिर्फ हो रही है, बीजेपी में बगावत हो रही है। जी अपनी बात, मेरे साथी ने अभी एक और लिस्ट निकाल के दिए, 12 समय खत्म होने से पहले सबकी बातें, हमारी खबर है कि 12 कैंडिडेटों के नाम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, वो उनसे वो भी जान लेते हैं। अभिजीत जी 12 कैंडिडेट बीजेपी ने और चेंज कर दिए हैं। किस तरह का आलोक जी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले डिलिमिटेशन की बात करते हैं, तो आपने आज तक डिलिमिटेशन क्यों नहीं कराया? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की दोहरे मापदंड की राजनीति रही है। सन 51-52 की सबसे पहली असेंबली बनी थी, उसमें जम्मू की पॉपुलेशन 12 लाख थी और कश्मीर की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और हमसे 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर को दे दी गई इसी कांग्रेस के द्वारा। तो कम से कम इस तरह के हमारे को पाठ ना ही पढ़ाए तो अच्छी तरह से। दूसरी बात, 370 के बाद अब क्या हुआ है? 370 के बाद ये हुआ है कि यहाँ पर अब वो जमाना चला गया कि जब 5000 के वोट से यहाँ पर एमएलए बनता था, 10,000 के वोट से मिनिस्टर और 15,000 के वोट से मुख्यमंत्री बन जाया करता था। आज तो लाखों वोट लेना पड़े। इसी तरह तो 1-2 एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हार गए क्योंकि लोगों ने इनको आईना दिखा दिया कि इसके अंदर क्या नहीं है। और मुझे लगता है इसी को सबका साथ सबका विकास कहा जाता है, और यही सबका विश्वास है कि आज वो 3 जो सबसे बड़े जिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज इनको बड़ा दुख हो रहा है, जिनके ऊपर आतंकी धाराएं लगी हुई हैं, जो जेल में बैठकर जीत गए, और यासीन मलिक, वो आज तीनों के तीनों कहाँ हैं? जिनको ये अपने यहाँ पर नाश्ता करवाया करते थे, आज वो कहाँ? तीनों के तीनों आपको जेल में नजर आएंगे। तो कम से कम इनको देखना चाहिए कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया क्या है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कब्रों में दफन है या शमशानों में चले गए, उसके कसूरवार कोई है तो यही एनसी, कांग्रेस और पीडीपी है। और आज यहाँ पर जब लोगों को सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा का माहौल मिल रहा है, सुबह जो इंसान घर से बाहर निकलता है, शाम को वापस अपने घर पे आता है, ये इनका जमाना चला गया। आज वो 1.5 लाख लोगों का खून है इनके सिर के ऊपर, उसके लिए कोई जवाब नहीं देंगे लोगों को। G20 के लिए कोई जवाब नहीं है, 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट के लिए कोई जवाब नहीं है इनके पास। एम्स, IIT, IIM 5 साल के अंदर उतनी तरक्की हुई है, और ये 60-70 साल के बाद भी लोगों के पीछे वही घिसा पिटा 370 लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने अभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि ये 370 के समर्थन में है, 370 के अगेंस्ट में है। और 2 चीजें देखिए, जब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, जब यहाँ पर कहा गया कि चुनाव होने चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छा लगा, शुरू हो गया। लेकिन जब यहाँ पर बात की गई कि आप 370 का जो चीज है उसको खारिज कर दी गई है, उसके अगेंस्ट कहते हैं अब हमें फैसला पसंद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग चले। और बड़ी बात ये आती है जो हिंदुस्तान की, मैं आज तक के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज देखिए कांग्रेस के मंसूबे कैसे हैं कि जो वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजीज को जो हक मिले हैं, उनके मालिकाना 60 साल बाद कांग्रेस उसे छीनने की फिराक में है। जो यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को हक मिले हैं, उसे कांग्रेस छीनने की फिराक में। जो वाल्मीकि समाज, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ने 35 साल अपनी केवल गंदगी साफ करी, श्वेता जी सुनने वाली बात है। अभिजीत, तो रोना आ जाता है इसके ऊपर कि वाल्मीकि समाज के बच्चे PhD कर जाते थे लेकिन यहाँ नौकरी क्या कर सकते थे? सफाई कर्मचारी की। उनको यहाँ पर आज हक मिले। ये राहुल गांधी जी की पार्टी वापस छीनने के ऊपर यहाँ पर आज एनसी के साथ अपना। आलोक जी अपनी बात जल्दी से रखिए क्योंकि मुझे नीलोफर जी का भी इस पे रिएक्शन लेना है। जी देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि 5000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी थी वैली में, उसमें कितने लोग वहां पर हैं? अब पहली बार हुआ बीजेपी के शासन में जो वहां पर शिविर थे कश्मीरी पंडित भाइयों के, उनके ऊपर हड़ताल हुई, उनके दरवाजे ताले लगा दिए गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। या क्या ये हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो पूछ रहा हूं कितने कश्मीरी पंडित भाई 10 साल से आपकी सरकार है, वैली में वापस बस गए।
कश्मीर अब के वापस पंडितों आते को हैं। point blank अरे भाई सुनिए ना, किया था। 1990 में आप अपना इतिहास उस भुला दिन दिए। 1990 में जिस दिन आप लोगों की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे थे। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अब ये गलत बात है। आलोक जी नहीं, आप श्वेता जी, ये लोग आप 10 इनके- सेकंड में इनको अपनी जम्मू बात कश्मीर रखना का चाह रहे थे, आपने जेल रख के दी। नहीं पता। आप ही को तो आती ये होती गलत है कि बात आप लोग इतना समय में पीछे क्यों जाते हैं। तो हम 1990 न करके 2024 में ही रहे। अभिजीत जी रुकिएगा, आप भी और आलोक जी आप भी। अच्छी बात नहीं। नीलोफर मसूद जी, जम्मू कश्मीर ऐसा विषय नहीं है, सेंसिटिव नहीं, विषय है। वाकई। इनको जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं पता है। ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता कह रहे नहीं, हैं पर ये रहते हैं वहां पर ना आलोक अमित शाह जी को जम्मू ये कश्मीर का वहीं क्या के नहीं रहने पता। वाले हैं ना, तो मुझे लगता है कि चाहे नीलोफर जी हो चाहे अभिजीत जी हो, अरे भाई रहने वाले, तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि बिल्कुल उनको क्या पता, वो वहीं पर पले बढ़े हैं तो उनको मालूम होगा। लद्दाख की भूमि चाइना कब्जा कर बैठा हुआ है। साथियों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने भी ओबीसी के लिए एक सीट की मांग सामने रख दी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर भी ना जाने कहां रोड़ा अटका हुआ है। शुरुआती गठबंधन की घोषणा के बावजूद टिकटों का बंटवारा नहीं हो सका है। दिल्ली से सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल श्रीनगर पहुंचे हैं। वहां फारूक अब्दुल्ला के घर लंबी मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।